के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन से रेलेवेंट कुछ एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं उनको स्टडी करना है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी पड़ेंगी और हम आर्किटेक्चर किस तरह से बना सकेंगे। सो इसकी तरफ आते हैं। आर्किटेक्चर बनाने के लिए 4 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर का एनालिसिस करते हैं कि हमने बनाना क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देन हम आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं, उसको डिज़ाइनिंग के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। देन आर्किटेक्चर का डिज़ाइन की एवेलुएशन की जाती है कि क्या ये सुटेबल होगा भी हमारे सिनेरियो के लिए या नहीं। उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि आर्किटेक्चर को फ्यूचर में इवॉल्व किया जा सके। सम स्टेप्स आर नीडेड टू बी टेकन हाउ टू इवॉल्व द आर्किटेक्चर। सो ये 4 टाइप की एक्टिविटीज हमने आज के पार्ट में स्टडी करनी है। कुछ मेन जेनेरिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम करता है, तो सबसे पहले उसको जो स्टेप लेना होता है वो ये लेना होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेक होल्डर के साथ उनको वो डिस्कस करता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर इन माइंड। अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट इंजीनियर की बात करें तो नॉर्मल किस्म की रिक्वायरमेंट्स लेता है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए कस्टमर से या स्टेक होल्डर से। सिस्टम आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि अब उसका मेन पर्पस ही आर्किटेक्चर को डिजाइन करना है। तो जब वो स्टेक होल्डर के साथ बैठेगा रिक्वायरमेंट्स को वो इस एंगल से एनालाइज करेगा कि आर्किटेक्चर से रेलेवेंट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो किस तरह से अप्लाई की जा सकती हैं। वो अपने कंसर्न्स, जैसे हमने क्वेश्चंस की बात की थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि उसको ये क्वेश्चंस पूछने हैं या ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं उसको आर्किटेक्चर को डिफाइन करने में हेल्पफुल साबित होंगे। सो उन क्वेश्चन से रेलेवेंट उसको कस्टमर से पूछना है ताकि उनके जो आंसर्स मिलें उसके पास क्लैरिटी हो जाए कि मुझे किस किस्म का आर्किटेक्चर डिफाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप जो लेगा आफ्टर डिस्कशन उसको आर्किटेक्चर डिजाइन करना होगा। थर्ड स्टेप होगा जो डिजाइन उसने किया है उसको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएशन जरूरी इसलिए है कि वी हैव नो आइडिया कि हमारा आर्किटेक्चर जो है वो अप टू द मार्क होगा कि नहीं होगा। सो एवेल्युएशन ये काम करती है हमारे लिए। देन आफ्टर द एवेल्युएशन ये जो डिजाइन है इफ इट इज सुटेबल, ये डिजाइन जो है वो स्टेक होल्डर्स और जो टीम है रिमेनिंग टीम उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है। और फाइनल जो स्टेप है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जानी होती है कि हमारे पास इस आर्किटेक्चर में कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये सब कुछ जो है सिस्टम आर्किटेक्ट ने बनाया होता है तो इस पार्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी सिस्टम आर्किटेक्ट करता है। ठीक है। सो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं ये हमारे पूरे के पूरा जो SDLC है उसके अंदर परफॉर्म की जाती हैं। अगर हम आइट्रेटिवली काम कर रहे हैं तो ये आइट्रेशंस में परफॉर्म की जाएंगी। अगर हम सिंपल जो है वो कोई और प्रोसेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एक्टिविटीज मल्टीपल टाइम भी परफॉर्म की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है। अब आते हैं आर्किटेक्चर एनालिसिस की तरफ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसमें से फर्स्ट एक्टिविटी है वो आर्किटेक्चर एनालिसिस है। आर्किटेक्चर एनालिसिस क्या है कि स्टेप 1 पे हमने क्या करना है, हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे रिक्वायरमेंट या प्रपोज्ड सिस्टम जो है वो किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेगा ताकि उसके हिसाब से सुटेबल आर्किटेक्चर डिफाइन किया जा सके। देन स्टेप 2 इज टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम। जो हमने स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स लेने की बात की थी या रिक्वायरमेंट्स क्लियर करने की बात की थी। आफ्टर गेटिंग दैट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट किस्म की इनपुट्स उनको एनालिसिस किया जाएगा। वो एनालिसिस जो है इस चीज पे किया जाएगा कि सिस्टम जब ऑपरेशनल होगा तो हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस या उसका रन टाइम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स वो कौन सी हैं, ताकि हमें ये अंदाजा हो कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है अपने आर्किटेक्चर में शामिल करने हैं। हमें ऑपरेशन से रेलिवेंट कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्पेसिफिकली कौन सी शामिल करनी है, हमें सिस्टम की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी ऐसी हैं जो कि आर्किटेक्चर से रिलेट करी होंगी और उससे उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करी होंगी। फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी हो सकती है, उसकी एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है।
यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का जिक्र किया गया है कि जैसे कि ISO स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस और रन टाइम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनमें से कोई भी आ सकती है। ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ मेंशन कर दी गई हैं कि ऑपरेटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो इनमें से हमें ये देखना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है उसका पार्ट होनी लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको नोट डाउन किया जाए ताकि उसको भी अपने आर्किटेक्चर का पार्ट बनाया जा सके। Then we have next step, architectural synthesis. Synthesis is the process to design something, to create something. ठीक है, सो आर्किटेक्चर को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अंडरस्टैंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि हमने उसको अब डिजाइन करना है। Given the requirements which we have found by the analysis, the current state of the design and the results of any evaluation activities, the design is created and improved. अब हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड कर ली थी, उनको एनालाइज कर लिया था, हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी मालूम थी, नॉन फंक्शनल भी हमारे पास आ गई। अब हमने आर्किटेक्चर को डिजाइन करना स्टार्ट करना है, यानी एक्चुअली में उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो ये जो स्टेप्स होंगे ये उसमें हम परफॉर्म करेंगे कि हम एक्चुअल में आर्किटेक्चर को डिजाइन कर रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग हाउ टू इम्प्रूव दिस आर्किटेक्चर। यानी मे बी उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाए, फिर उसका सेकेंड ड्राफ्ट बनाए आप। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाएगी थर्ड, दैट इज द evaluation of the architecture. Once you have created the architecture, now is the time कि हम उसको evaluate करें if it is suitable for our system or not. So इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो डिजाइन है कितना वेल सूटेड है हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यानी हमारे लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स जो हमने डिफाइन की थी, क्या हमारा डिजाइन उन तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, उनको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर हमारा डिजाइन या जो हमारा आर्किटेक्चर है वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, दिस मीन्स इट इज सुटेबल, इट विल वर्क फॉर दैट। ये बहुत सिंपल काम है। उसके बाद एक evaluation can occur whenever an architect is considering a design decision. It can occur after some portion of the design has been completed, or it can occur after the design has been completely done. We are done with it completely. So evaluation जो है या तो आप during the process ले सकते हैं, कर सकते हैं evaluation, या आप ये भी कर सकते हैं कि जब एक दफा आपने complete architecture बना लिया है उसके बाद आप उसको evaluate करें। ठीक है, या आप साथ साथ भी evaluate कर सकते हैं उसको। Some of the architecture evaluation techniques, अब टेक्निक्स कौन कौन सी जिनके थ्रू evaluate किया जा सकता है, हमारे पास ATAM है। ATAM is architecture trade-off analysis method, और हमारे पास एक और मेथड है TARA, TARA। तो इन मेथड्स में से हम कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं। इनकी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जा रहे कि हाउ दे आर बीइंग डन, ये हमारे लेक्चर के स्कोप से बाहर हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल एक्टिविटी है आर्किटेक्चर की वो आ जाती है एवोल्यूशन, हाउ वी कैन इवॉल्व द आर्किटेक्चर जो हमने बनाया है। हमें इस एक्टिविटी में जो काम परफॉर्म करने हैं वो ये है कि हमें मेंटेन करना है एक एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को, ताकि रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें अगर फ्यूचर में चेंज हो रहे हैं या इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनको हमारा सॉफ्टवेयर केटर कर ले। यानी देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंपोनेंट, द आर्किटेक्चर शुड बी ऑफ दिस टाइप कि अगर उसमें फ्यूचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आर्किटेक्चर इस केपेबल हो कि वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, सो इसमें हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि लेट्स अज्यूम कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, शायद फ्यूचर में हमें मेमोरी की ज्यादा जरूरत पड़ जाए, हमारे रिसोर्सेज जो हैं ज्यादा हमें एक्वायर करने पड़े, या फ्यूचर में हमें कुछ मॉड्यूल्स ऐड करने पड़े, तो क्या हमारा आर्किटेक्चर ऐसा है कि हम वो मॉड्यूल्स फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। हमें इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से अपने आर्किटेक्चर को इवॉल्व करना होगा। हमें मे बी कुछ सपोर्टिंग आर्किटेक्चर उसमें कंपोनेंट्स ऐड करने पड़े। ये जो आर्किटेक्चर, सपोर्टिंग आर्किटेक्चर हैं, ये कोर एक्टिविटीज के साथ साथ वर्कआउट करेंगे।
हमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स में भी साथ अटैच करने पड़े और इसमें नॉलेज मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की चीज़ें भी आ जाती हैं। हमें मे बी कोई रीजनिंग डिसीजंस भी लेने पड़े, हमें मे बी डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें भी ऐड करनी पड़े। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमें हमें इस एंगल से देखना है बेसिकली कि अगर फ्यूचर में हमारे इस सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमारा एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर जो कि अभी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, क्या वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, कर सकेगा। ठीक है, तो इस जो हमारा जो एक्टिविटी है एवोल्यूशन की, इसमें हमने ये देखना होता है कि अगर हम फ्यूचर में इवॉल्व करना चाहते हैं अपना सॉफ्टवेयर, तो विल इट बी पॉसिबल एंड हाउ विल इट बी पॉसिबल। तो एक थोड़ी सी असाइनमेंट है आपके लिए टास्क है, ट्राई टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर अ वेब एप्लीकेशन। लेट्स से आपने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, आपने एक पोर्टल बनाना है, आपने एक सिस्टम बनाना है वेब बेस्ड, उसके लिए एक आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करें और आपका मेन कंसर्न क्या होगा, यू नीड टू इंक्रीज द कोड रीयूजेबिलिटी, के फ्यूचर में आप कोड रीयूज भी करना चाहते हैं, आपका ये भी कंसर्न है। तो आप एक आर्किटेक्चर डायग्राम जो बनाएंगे उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, उनका आपस में क्या लिंक होगा। फिर आ जाती है हमारे पास सिस्टम में कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये जो हमने अभी स्टैंडर्ड की बात की थी प्रीवियसली स्लाइड में मेंशन था। कुछ हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम जिनकी मदद से हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, उनको हम सिस्टम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो क्वालिटी क्या होगी, अगर हम कहें कि अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है, एक एंड यूजर जिसने इसको यूज करना है उसके हिसाब से क्वालिटी ये चीजें हैं। एक डेवलपर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होगा, इसमें ये एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे। एक बिजनेस कम्युनिटी जो है, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका व्यू जो है उसके हिसाब से ये चीजें अगर आपके सॉफ्टवेयर में शामिल हैं, सिस्टम में शामिल है, तो आपका सिस्टम जो है वह क्वालिटी सिस्टम होगा, एक अच्छा सिस्टम होगा। सो एंड यूजर की अगर हम बात करते हैं, एक यूजर जिसने सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो चाहेगा कि उसकी स्पीड अच्छी हो, परफॉर्मेंस वो अच्छी दे, जब भी उसकी जरूरत पड़े वो अवेलेबल हो, उसकी यूजिबिलिटी यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू यूज हो, उसको यूज करना डिफिकल्ट ना हो, उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जा रहा है वो सिक्योर और सेफ हो। ये होंगे हमारे कंसर्न जो एक एंड यूजर है उसके, तो वो ये एट्रीब्यूट्स देखना चाहेगा। एक डेवलपर जो होगा उसके लिए कंसर्न क्या होगा कि जो मैं कोड क्रिएट कर रहा हूँ वो रीयूजेबल हो, उसको टेस्ट किया जा सके, उसके अंदर पोर्टेबिलिटी हो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है हमारा, ताकि फ्यूचर में अगर हमने इसे किसी और जगह पे इंस्टॉल करना है, रीयूज करना है, वो रीयूजेबल है या नहीं है। डेवलपर की ये पर्सपेक्टिव होगा क्वालिटी को लेके। और जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो इसमें इंटरेस्टेड होगी कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट इनटू द मार्केट, और हमें उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, हम कितना गेन कर सकेंगे, और ओवरऑल टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्ट को, और क्या हम जो लेगेसी सिस्टम है उसके साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सिस्टम है क्या ये जो न्यू सिस्टम है ये उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, उसको अपग्रेड कर सकता है कि नहीं कर सकता, उनके कंसर्न ये होंगे। सो क्वालिटी जो है वो 3 डिफरेंट एंगल से जो है व्यू की जा सकती है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं वो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो हर हर किस्म के सॉफ्टवेयर में मौजूद होने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस किस्म का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उसमें से इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम उनको पार्ट बनाए सिस्टम का। सो अगर हम कहें कि हाउ वुड यू डिफाइन अ गुड सॉफ्टवेयर, वेल जिसमें हमारे पास ये क्वालिटी एट्रीब्यूट मौजूद हैं जिनको हम क्वालिटी को जिसके थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं, प्लस यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी है, उसके हिसाब से हम गुड सॉफ्टवेयर डिफाइन कर सकते हैं। वह आर्किटेक्चर और डिजाइन, इनका आपस में डिफरेंस क्या है। मोस्टली ये टर्म्स जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठी यूज की जाती है, लेकिन टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ठीक है, आर्किटेक्चर हमारा वो पार्ट है जहां पर हम नॉन फंक्शनल डिसीजंस लेते हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम पार्टीशन करते हैं, यानी हमारी जो सिस्टम की नॉन फंक्शनैलिटीज होती हैं, इलिटीज वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये जो इलिटीज वाली रिक्वायरमेंट है ये रिफ्लेक्ट होती है आर्किटेक्चर के अंदर। और डिजाइन जो है हमारा वो वाला पार्ट है जहाँ पे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं।
सो डिजाइन मैप करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे और आर्किटेक्चर मैप करता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। बेसिकली है रिक्वायरमेंट्स ही, लेकिन इनको हमने क्योंकि स्प्लिट कर दिया है इसलिए हमने आर्किटेक्चर और डिजाइन को भी स्प्लिट कर दिया है। सो आर्किटेक्चर इज लाइक हाउ द सिस्टम इज वर्किंग एंड डिजाइन इज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। तो ये व्हाट वर्सेस हाउ जो है हमारे पास इस तरह से मैप हो रहा है। अदरवाइज ये दोनों टर्म्स क्योंकि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी कवर करना होता है अपने सिस्टम में, नॉन फंक्शनल को भी, इसलिए हम मोस्टली आर्किटेक्चर एंड डिजाइन की बात करते हैं और अक्सर ये एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज हम एक ही फेज में कंप्लीट कर लेते हैं एसटीएलसी के। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास आर्किटेक्चर मॉडल्स किस तरह से बन सकते हैं। जो अच्छी चीज है वो ये है कि आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर हमारे पास कोई खास नोटेशन नहीं है, जिस तरह से हमने यूज के इस मॉडल में कहा था कि जी एक ओवल शेप होगी और एक्टर के लिए स्पेसिफिक शेप होगी। आर्किटेक्चर मॉडल में आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है जो कि पेशेंट में इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से मौजूद होंगे। पावर सप्लाई रिक्वायर होगी, पावर सप्लाई कनेक्टेड होगी कंट्रोलर से। कंट्रोलर जो है वो मेन कंपोनेंट जो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। क्या कंट्रोल कर रहा है? वो एक डिस्प्ले स्क्रीन दे रहा है, वो एक क्लॉक शो कर रहा है, वो अलार्म शो कर रहा है, उसके साथ एक पंप कनेक्टेड है और जो पंप है उसके साथ एक नीडल कनेक्टेड है। और जब खास किस्म की हमें रिक्वायर होती है इंसुलिन तो जो नीडल है वो प्रिक करती है पहले और इंजेक्ट करती है। देन हमारे पास एक ब्लड सेंसर मौजूद होता है जो जब उसमें ब्लड का सैंपल दिया जाता है तो उसको वो रीडिंग जो है वो सेंसर सेंस करके कंट्रोलर को रीडिंग प्रोवाइड करता है। अगर वो रीडिंग बहुत ज्यादा आ गई है या कम आ गई है बहुत तो अलार्म बजाया जाता है सिस्टम के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू। और अकॉर्डिंगली जो हमारे पास अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो सिस्टम जो है वो इंसुलिन जो उसने अपने पास स्टोर की होती है उसमें से इंसुलिन कुछ पंप में देता है, पंप जो है वो नीडल से इंजेक्ट करता है पेशेंट की बॉडी में। तो ये जो पूरे का पूरा हमारे पास एक चेकिंग सिस्टम है कि इंसुलिन पहले चेक की जाए उसके बाद अमाउंट जो है वो इंजेक्ट की जाए बॉडी में। ये एक सिस्टम जो है इसका आर्किटेक्चर मॉडल कुछ इस तरह से हमने बना दिया है। ठीक है, अब अगर हम एक वेब एप्लीकेशन की तरफ आए, ये उसका आर्किटेक्चर मॉडल आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास वो वेब ब्राउजर के पेजेस हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास है बिजनेस लॉजिक लेयर, यानी हमारे जितने भी फार्मूलाज हैं बिजनेस लॉजिक के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो कि डाटा को एक्सेस करने के लिए हेल्प कर रहा है, यानी जो फार्मूला में आप वैल्यूज यहाँ पुट कर रहे हैं वो वैल्यूज हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से ताकि डेटाबेस जो है वो एक्सेस कर सके एक्चुअल में डाटा जो हमें रिक्वायर है और उसको इस लेयर को दे और ये लेयर जो है फर्दर आपको प्रेजेंटेशन लेयर पे दे दे। सो ये एक एग्जांपल हो जाएगी हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन की। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ये 4 या 5 जितनी भी चीजें हैं ये आपके पास हर वेब एप्लीकेशन में मौजूद हो। ये डिपेंड करेगा आपके पास एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि हमारी कुछ सम टाइम रिक्वायरमेंट में ये तमाम चीजें शामिल नहीं होती हैं। सम टाइम ये हमें बिजनेस लॉजिक भी ऐड करनी पड़ती है, डाटा एक्सेस लेयर भी ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, सम टाइम हमारे पास डेटाबेस नहीं होता है, हम डाटा स्टोर नहीं कर रहे थे, हम एक स्टैटिक किस्म की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसमें ये वाला कंपोनेंट शामिल नहीं होगा। समटाइम हमारे पास बैकअप या सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसके लिए फिर हमें एक ऐसा कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा जो कि सिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी इंटैक्ट करे, उसको भी मेक श्योर करे कि सिक्योरिटी भी सिस्टम में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम में आपके आर्किटेक्चर डायग्राम में कितने कंपोनेंट्स से कितने पार्ट्स बनेंगे। ये केस स्टडी थी विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की। अमूमन हमने कहा जी कि तमाम किस्म की कंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। इस हाउस के बारे में ये कहा जाता है कि इट टुक 38 years टू कंस्ट्रक्ट दिस हाउस। 147 बिल्डर्स ने काम किया था लेकिन इसमें कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। मे बी ये घर के ओनर्स ने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बना लिया। और इसमें 160 रूम्स हैं, 40 बेडरूम्स हैं, यानी काफी एक्सटेंसिव, ये बहुत बड़ा हाउस है लेकिन
इसकी स्ट्रेंजेस्ट बात ये थी कि nobody knows how its architecture is because it was not made. ये एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आर्किटेक्चर के बगैर आप कोई खूबसूरत चीज और अच्छी चीज बना लें। लेकिन हो सकता है इसमें भी कुछ फ्लॉज हों जो हमें अपेरेंटली मालूम नहीं है। सो इट वाज जस्ट काइंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है बिकॉज आर्किटेक्ट से वो रेलिवेंट थी। हमारा जो चैप्टर था आज के लेक्चर में आर्किटेक्चर के बारे में, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन में था के बारे में था। सोमरवाइल की बुक से हमने कुछ कंटेंट कवर किया, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी, प्रोजेक्ट के बारे में फिलहाल हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दैट विल डिपेंड जब हम यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करेंगे और अगर हम इस सेमेस्टर में करते हैं। फिलहाल आई वुड रादर से कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहें और अपनी उसके लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी इजीनेस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए उनको ज़रूर कंप्लीट करें। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई विल बी एबल टू टेक दोज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यू और नॉट, बिकॉज पेपर से कोई सिनेरियो भी क्लियर नहीं है। बट रिकमेंडेड यही है कि आप अपनी समझ के लिए और अपने एक्सपीरियंस के लिए उनको कंप्लीट जरूर करें। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलें अपना लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।